मॉर्निंग क्लास। कल हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन में कैसे काम करता है, तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम आर्मेचर रिएक्शन का दूसरा पार्ट करेंगे जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है। तो हम थे इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट में। तो हमने देखा था कि कल आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो MNA है वो एक एंगल थीटा से शिफ्ट हो गया था। ओके, यहाँ पे GNA था एंड दिस वॉज MNA। तो ये एंगल थीटा से शिफ्ट हो गया था। तो इसकी वजह से हमें जो कम्यूटेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने क्या सोचा कि हम ब्रशेस को यहाँ पे MNA पे शिफ्ट कर दें। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है, यही हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो ड्यू टू brush shift of some angle theta electrical degree, the armature flux also get distorted or shifted to some angle theta. So it has two components in this process. The first component is demagnetizing component and the second component will be cross magnetizing component. तो ये किस तरीके से ये दो कंपोनेंट आए ये देखें। ये हमारी नई MNA है और ये एंगल थीटा है। सो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जो न्यू आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स है वो ये है, ये हमारा मैन फील्ड की वजह से है। सो मैन फील्ड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जो क्या होगा फाई ए कोस थीटा। और जो इसके डीमैग्नेटाइजिंग साइड मतलब अपोजिट साइड में होगा 180 डिग्री, उसको हम बोलेंगे फाई डी। ओके, फाई डी ये होगा फाई ए साइन थीटा। सो फाई ए साइन थीटा की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन होगा और फाई ए कोस थीटा की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अब देखते हैं हम इसको। अगर हम ब्रश को शिफ्ट नहीं करते हैं मतलब 0 डिग्री पे रखते हैं तो क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल फाई है ये फाई एफ होगा और 0 डिग्री पे होने की वजह से यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन में फाई ए रहेगा जैसा पहले था। तो ये हमारा हो गया फाई एफ और ये हो गया हमारा फाई ए। सो अगर हम ब्रश शिफ्ट नहीं करते हैं, इफ नो ब्रश शिफ्ट देन थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 रहेगा and which means there is no additional demagnetizing component but all the armature flux is entirely cross magnetizing. ओके, तो यहाँ पे entirely flux क्या हो गया cross magnetizing. ओके, इन केस ऑफ 0 डिग्री शिफ्ट अगर हम इसको 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा ये देखते हैं। तो अभी भी जो फाई एफ है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट जो 90 डिग्री शिफ्ट करने के बाद जो एंटायरली जो फ्लक्स रहेगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो 180 डिग्री पीछे रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी फाई एफ एंड दिस विल बी फाई ए इफ वी शिफ्ट 90 डिग्री. Okay, so if brushes are shifted 90 degree electrical, which means no cross magnetizing but all the armature flux is entirely demagnetizing. Okay, demagnetizing. So ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यही दो ब्रश शिफ्ट का इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि ब्रश शिफ्ट की वजह से जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न्स और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ देखते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ये जो पोल फेस के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से फाई ए नीचे की साइड होगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी फाई ए नीचे की साइड होगा और इस साइड में हमारा फाई एफ है। मतलब कि जो ये कंडक्टर्स हैं यहाँ पे दोनों पोल फेसेस के अंडर में जो आ रहे हैं इनकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा और यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं
इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारा डीमैग्नेटाइजिंग। वहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और यहाँ पे हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजिंग। सो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकालने के लिए हमें ये वाला पोर्शन लेना है, ऊपर की साइड में ये वाला पोर्शन और नीचे की साइड में ये वाला पोर्शन। सो इस तरीके से ये थीटा से शिफ्ट हुई थी हमारी एम एन, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, दिस विल आल्सो भी थीटा एंड दिस विल आल्सो भी थीटा। सो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स होगा 4 थीटा अपॉन 360, दिस विल बी थीटा, आई ए बाई ए, ये हो गया करंट पर पैरेलल पाथ, और नंबर ऑफ टर्न्स होगी जेड बाई 2। अब डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल कैलकुलेट करेंगे। सो हम यहाँ पे P से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 थीटा अपॉन 180 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम कर सकते हैं थीटा अपॉन 90 आई ए बाई ए और z बाई 2p। इस तरीके से हम डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मेन इफेक्ट है, जो ब्रश शिफ्ट की वजह से जो मेन इफेक्ट आता है या फिर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मेन इफेक्ट है वो मेनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो यहीं से जनरेट होता है। ओके, सो मेनली जो इफेक्ट आता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट आता है। तो हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स मेनली कैलकुलेट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हो जाएंगे 1 माइनस 4 थीटा अपॉन 360। ओके, और ये हो जाएगा आई ए बाई ए जेड बाई 2p। तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360 माइनस 4 थीटा अपॉन 360 and this will be IA Z by 2AP. This will be the cross magnetizing ampere turns. Okay, moving to the next topic, other effect of armature reaction. So ये मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजेशन के अलावा भी आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ मेनली जो इफेक्ट्स हैं वो पहला इफेक्ट है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मशीन में आयरन लॉस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सेकंड है आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से हमें मशीन की डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। सो अल्टीमेट जो डिज़ाइन कॉस्ट है, डिज़ाइन कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा थर्ड वन है कि जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये तीन मेन इफेक्ट हो रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन के। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट एंड आर्मेचर रिएक्शन। सो हम आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके मेथड हैं। पहला मेथड है पोल स्टैकिंग। ओके, पोल स्टैकिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको इतना ही पता रखना है, और जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। सो सेकेंड विल बी पोल चैम्फरिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के आप पूछ सकते हो। ओके, थर्ड विल बी पोल कोर स्टैकिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये इसकी जो पोल है उसके कटिंग के मेथड है। तो इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी आपको चाहिएगा तो आप उस हिसाब से मुझे बता देना। ये जो तीन मेथड हैं ये पोल की कटिंग को लेकर मेथड है कि हम उसको किस तरीके से कट करके फिर लगाते हैं। और जो फोर्थ मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का। सो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग,
So the main purpose of compensating winding is to nullify the effect of armature reaction on the main field flux under the pole faces in DC machine. So first point तो यही है कि ये compensating winding लगती है पोल फेसेस या पोल शू के भी अंदर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका आप याद रखना। अब देखो जो हमारी मशीन थी उसमें यहाँ पे क्रॉस थे, दिस वाज क्रॉस और इस साइड था डॉट। ये आप जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उस हिसाब से देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी। सो अगर यहाँ पे डॉट है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो नीचे की साइड होगा, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, जिस फ्लक्स की वजह से आर्मेचर रिएक्शन हो रही है, आर्मेचर फ्लक्स। तो यहाँ पे हम अगर हमें इस नीचे आने वाले को हमें नलीफाई करना है, मतलब कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो पोल फेसेस के अंदर हम जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रहे हैं इसमें करंट फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ करंट होना चाहिए डॉट। तो ये अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट होगा, और अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे हमें क्रॉस वाइंडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि तो यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें करंट कौन सी फ्लो करेंगे। तो जो आर्मेचर रिएक्शन जिस करंट की वजह से हो रही है वो है आर्मेचर करंट, तो हमें इसी को नलीफाई करना है। तो मतलब कि जो पोल फेसेस में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसमें आर्मेचर करंट जाना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने ये डायरेक्शन सेट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो वाइंडिंग है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसमें जो करंट फ्लो करता है दैट इज आई ए, मीन्स आर्मेचर करंट। ओके, ये आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछता है। अब हम देख लेते हैं कि कितने कंडक्टर हमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग में लगाना होगा। तो आइडियल कंडीशन ले तो अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर टर्न्स बराबर होने चाहिए जो टोटल अपनी जो आर्मेचर वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स हैं उसके बराबर, तभी उसको नलीफाई कर पाएगा। बट हमें पता है कि सिर्फ आर्मेचर जो वाइंडिंग मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो सिर्फ पोल फेसेस के अंदर लगती है। सो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि वो पूरी को कंपनसेट कर दें, तो उसके लिए हमें एक फैक्टर देखना पड़ेगा जो कि फैक्टर है पोल आर्क अपॉन टोटल पोल पिच। ओके, पोल पिच, ये फैक्टर हमें लास्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि वैसे क्वेश्चन दे के रखता है। अगर नहीं दे रखा हो तो हम 0.7 कंसिडर करते हैं इसको। ओके, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स कितनी होंगी, आइए ये हो गया करंट, और जो एम्पियर टर्न्स हैं वो हो गया कंडक्टर बाई 2, ये हो गया टर्न्स। यहाँ पे देखें तो अपन पैरेलल पाथ लेंगे तो आई ए बाई ए हो गया इंटू जेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आई ए से आई ए कैंसिल हो गया। सो जेड सी विल बी जेड बाई ए, ये है टोटल। ओके, अगर पर पोल की बात करें तो जेड सी हो जाएगा जेड बाई ए इंटू पी, ये हो गया हमारा पर पोल। बट ये तो आइडियल कंडीशन होगी जब पोल फेज पूरे पे होता, बट पोल फेज तो सिर्फ यहीं तक है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो अपने को पोल आर्क अपॉन पोल पिच का फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड बाई ए पी पोल आर्क अपॉन पोल पिच। ऑब्जेक्टिव लेवल के आपके सारे क्वेश्चन इस थ्योरी से कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इन्हीं फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ और चाहिए किसी पर्टिकुलर पार्ट का एक्सप्लेनेशन तो वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में स्पेशल डिमांड करोगे तो। ओके, सो आर्मेचर रिएक्शन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें वापस से 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इससे आप क्वेश्चन के थ्रू पूरी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।